तो अब देखो बेटा, अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं आज, है ना, लास्ट क्लास हमने इंडक्टिव इफेक्ट की बात की। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर प्लस आई माइनस आई, उसके बाद एसिड स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीजें हमने कवर की पिछले 2 लेक्चर्स में। लेकिन अगर हम रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो आपको पता है रेजोनेंस क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है रेजोनेंस क्या होता है? अच्छा देखो, मैं बताता हूं आपको। इफ ए मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल स्ट्रक्चर, अगर कोई भी मॉलिक्यूल बेटा सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उस मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा, हमें मोर देन वन स्ट्रक्चर की अगर रिक्वायर्ड होती है, तो ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाता है बेटा? रेजोनेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रेजोनेंस। मतलब अगर मान लो किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हमें एक बनाई, दो बनाई, तो हमें एक स्ट्रक्चर से नहीं एक्सप्लेन हो पाती है कि इस मॉलिक्यूल की क्या स्टेबिलिटी क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सिस्टम की एनर्जी क्या है ना। तो अगर हमें मोर देन वन स्ट्रक्चर अगर रिक्वायर्ड होगी, ऑब्वियस सी बात होगी, क्योंकि एक से नहीं पता चल पा रहा, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा? रेजोनेंस करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास कि हम बहुत सारा डीप में इसको पढ़े, लेकिन हाँ, ऊपर ऊपर से हमें क्रीमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। तो रेजोनेंस एक तरह से होता क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? क्या होता है? हाँ, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब आप लोगों के सवाल में, दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा बेटा कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, सिग्मा क्यों नहीं होता? सिग्मा का मतलब है, सिग्मा और पाई में एक बेसिक डिफरेंस तो तुमको पता ही होगा कि सिग्मा जो बनता है बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है कि नहीं बनता? है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से, है ना। तो दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे, सभी को? हाँ, बहुत बढ़िया। तो सिग्मा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से मिलने का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब इसका जो ओवरलैपिंग एरिया है ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। और सिग्मा का मतलब क्या हो गया? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में आराम से हेड टू हेड इंटरेक्शन करवाया जा सकता है। बट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड जो होती है, अच्छा एक चीज और है, जनरली ऐसा होता है ना, जनरली ऐसा होता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है ना, जिसमें तुम बोलते हो कि हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बेटा जनरली पाई बॉन्ड बनता है, और जो लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है। तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होने से क्या हो गया? ये जो तुम्हारा ओवरलैपिंग एरिया है ना बेटा, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये इतना ज्यादा इफेक्टिवली नहीं हो पाता है, तो इसलिए बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी कम रह जाती है। ठीक है। लेकिन साइड बाय साइड होने से ओवरलैपिंग एरिया उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, इंट्रैक्शन जो होता है ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ओवरलैपिंग एरिया कम रहने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम रह जाती है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से पाई बॉन्ड इज वीकर रादर देन सिग्मा बॉन्ड। यस और नो बेटा? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका मतलब इसलिए क्या होता है, और दूसरा जो पाई बॉन्ड होता है वो जनरली अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती है जनरली हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड से ही सिग्मा बनाया जाता है, अनहाइब्रिड से भी सिग्मा बनता है, और अनहाइब्रिड से पाई तो बनता ही है, लेकिन हाइब्रिड से भी पाई बनता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली मैक्सिमम टाइम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो होती है दैट ऑर्बिटल विच आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, वो ऑर्बिटल जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है ना। आगे उसका जो अलग कंसेप्ट है, जैसे बेंजेन वगैरह है उनमें भी आता है अलग कंसेप्ट, तो ऐसा नहीं है, बस जनरली ध्यान रखना। अच्छा, तो पाई बॉन्ड जल्दी से टूट सकता है सिग्मा बॉन्ड के कंपेरेटिवली, यस और नो बेटा? हाँ, तो इसका मतलब जब पाई बॉन्ड जल्दी टूट सकता है तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसीलिए वी कैन से इन रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अकर्स। अच्छा, दूसरी चीज और भी कह सकते हैं, द स्ट्रक्चर विच कैन बी यूज्ड फॉर ए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है? जो किसी भी मतलब मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर जो होगी जो रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के लिए जब तुम बनाओगे, तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, जो यूज की जाएगी उस मॉलिक्यूल के लिए, वो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगी, है ना। अच्छा, दूसरा, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है बेटा ये हाइपोथेटिकल होती है, इमेजिनरी होती है, अनरियल स्ट्रक्चर होती है ना। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि ये रियल नहीं है, इनको बना के इलेक्ट्रॉन को वैसे भी किसी ने नहीं देखा, बट फिर भी, है ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ट्राई करने के लिए कि हाँ फाइनल जो रेजोनेटिंग जो मॉलिक्यूल है तुम्हारा उसकी स्टेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है। दूसरा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और मे नॉट हैव, है ना, एनर्जी जो होती है, स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो उसकी एक स्टेबिलिटी होती है, उनकी खुद की एक अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा, जैसे ये रेजोनेंस की स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, ये सबको पता है क्या होता है बेटा इसका नाम?
बेंजीन, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसके डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करवाता हूं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करवाता हूं, तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? बहुत बढ़िया। तो इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बराबर अगर मैं हाइब्रिड की बात करता हूं, हाइब्रिड का मतलब होता है कि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनी है उन दोनों का कंट्रीब्यूशन, है ना, वी हैव टू इंक्लूड इन द कंप्लीट हाइब्रिड में। मतलब उसके रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या करना है? जैसे यहां पर भी पाई बॉन्ड है तो यहां पर भी आया, यहां पर भी आया, यहां पर भी आया, यहां पर भी आया, सब जगह उसको बनाना है। इसका मतलब क्या हो गया? ये रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया इस तरीके से। और ये रेजोनेंस जो है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड जो है बेटा, फ्रीक्वेंटली होता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये इतनी स्पीड से रोटेट करता है कि हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, सर्किल टाइप में। तो ये बेंजीन का एक नया जो फॉर्मेट है हाइब्रिड का, तो इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं बेटा? रेड कलर वाले को क्या बोलते हैं बेटा? सारे रेस्पॉन्स दो। रेजोनेंस हाइब्रिड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अब आप लोग मुझे बताओ, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? अगर ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को आ गया ना, तो आने वाले नेक्स्ट अभी थोड़ी देर बाद में एग्जांपल्स करवाऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। बताओ बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी रेजोनेंस हाइब्रिड की? हाइब्रिड की। क्यों होगी हाइब्रिड की रेजोनेटिंग, रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की खुद की अपनी खुद की कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा बेटा? खुद की ओवन स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। और इसकी भी अपनी खुद की होगी। इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है क्यूमुलेटिव, इस हाइब्रिड के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्योंकि हाइब्रिड, हाँ, हाइब्रिड का मतलब यही होता है, थोड़ा उसका थोड़ा उसका थोड़ा उसका। हाइब्रिड का मतलब हिंदी में बोले तो संकरण। संकरण का मतलब थोड़ा इसका थोड़ा उसका थोड़ा उसका, सबका मिक्स करके हाइब्रिड बनाते हैं। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट तो इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। समझ आएगी नहीं है बेटा? तो इसलिए, है ना, दोनों की कॉम्बिनेटिव स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो अच्छा, एक चीज और है, मैंने तो एक बार बताया भी था कि मतलब इस किसी भी मॉलिक्यूल की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है कि ज्यादा होती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है कि ज्यादा होती है बेटा? कम होती है, बहुत बढ़िया। क्योंकि जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी। तो हाइब्रिड की, रेजोनेंस हाइब्रिड की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी बेटा? कम रहेगी। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो कई बार थ्योरेटिकल सवाल आ जाता है ना, ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में थ्योरेटिकल सवाल आ जाता है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है बेटा? अच्छा, अब मुझे, हाँ, अब मुझे बताओ, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, द स्ट्रक्चर विच एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड अल्टीमेटली हुआ क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड जो फाइनल तुम्हारा जो बनता है, यही यही जो तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड है बेटा, क्या यही तुम्हारी पूरे जो रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है उसकी सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। इसका मतलब ये करेगा, तो क्या मैं रेजोनेंस हाइब्रिड को एक्चुअल रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मान सकता हूं क्या? हाँ, एक्चुअल और रियल मान सकता हूं क्या? है ना? क्योंकि ये तुम्हारे रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल की, हाँ, उसकी स्टेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करवाता है। तो इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हारी हाइपोथेटिकल हो सकती है, बट रेजोनेंस हाइब्रिड जो है बेटा, वो तुम्हारा एक्चुअल और रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। अच्छा, एक और बताओ, रेजोनेंस हाइब्रिड तो हो गया, इट इज फॉर्म्ड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर स्टेबिलिटीज, है ना? लेकिन अब मैं तुमसे अगर एक कंसेप्ट की बात करता हूं कि आप लोग कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की अगर बात करते हो, तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस को बता सकते हैं क्या होगा? अच्छा, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए कि नॉन प्लेनर होना चाहिए रेजोनेंस के लिए? मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए कि नॉन प्लेनर होना चाहिए बेटा? प्लेनर होना चाहिए, है ना? क्योंकि, क्यों? क्यों? मॉलिक्यूल अगर प्लेनर होगा तो क्या होगा बेटा? ऑर्बिटल का जो डायग्राम आएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या ए पार्ट विच शोज रेजोनेंस शुड बी प्लेनर। जिस पार्ट में रेजोनेंस होगा वो प्लेनर होना चाहिए। यस और नो बेटा? हाँ। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्बिटल अगर प्लेन में होगी
तो एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर का इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अगर नॉन प्लेनर होगी, मान लो एक ऑर्बिटल इस तरीके से होगी, एक और इस तरीके से होगी, क्या प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ट्रांसफर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। तो इसलिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है तो मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर और ए पार्ट विच शोज रेजोनेंस शुड बी प्लेनर, या कोई पार्ट ऐसा है मॉलिक्यूल का जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन कर रहा है वो भी प्लेनर होना चाहिए। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है बेटा रेजोनेंस की, कि आपका जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है शुड हैव ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। शुड हैव ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है बेटा कि आपका जो है ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे मान लो मैं पहले केस की अगर मैं बात करता हूं बेटा, जैसे मान लो मैं पहले केस की बात करता हूं, अगर तुम्हारा 2 पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट है, देखना बेटा ध्यान से, दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे बेटा? एक बार रेस्पॉन्स दो सारे। हाँ, अब देखो अब देखो बेटा ध्यान से, आवाज आ रही है बेटा क्लियर एकदम? हाँ, अब देखो अगर इसमें ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स, अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं, इफ 2 पाई बॉन्ड्स आर ऑल्टरनेट, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बनाना है। सिंपली आप देखो, अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो पाई बॉन्ड अगर टूटता है तो आप डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन कराओगे, तो इसका मतलब क्या होगा बोलो? अगर पाई बॉन्ड 2 तरीके से है, कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, एक जगह पॉजिटिव आ गया तो एक जगह नेगेटिव आ गया, पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऐसे भी तो बना सकते हो, अगर ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या कराओगे, यहाँ पर पॉजिटिव ले आओगे, यहाँ पर नेगेटिव ले आओगे, यस और नो बेटा, है ना? या फिर ऐसे भी कर सकते थे तुम लोग कि सर आपने ऐसा क्यों किया, आप नेगेटिव यहाँ लेके आते, यहाँ पॉजिटिव लेके आते और यहाँ पॉजिटिव कोई इस तरीके से लेके आते। तो अब आप लोग मुझे बताओ, आपको तो डीलोकलाइजेशन ट्रांसफर करवाना है पाई इलेक्ट्रॉन का और नया बॉन्ड बनाना है, तो इसका मतलब नया बॉन्ड बनाने के लिए आपको चार्ज अपोजिट चाहिए कि सेम चाहिए? अपोजिट चाहिए। इसका मतलब कौन सा वाला सही रहेगा, पहला वाला स्ट्रक्चर की दूसरा वाला? अगर मैं ब्लू वाले की बात करूं, ब्लू टिक रहना चाहिए, यस और नो बेटा, है ना? इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ऑल्टरनेट चार्ज का क्रिएशन आएगा, तो इसका मतलब आप लोग कह सकते हो, और इन दोनों के बीच में फिर पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली नई स्ट्रक्चर तुम्हारी क्या बनी बेटा? यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ गया बेटा? नेगेटिव। अब समझ आ गया सभी को बेटा? हाँ, तो इस तरीके से आप रेजोनेंस का ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसका हाइब्रिड अगर बनाओगे तो हाइब्रिड क्या बनाओगे बेटा? इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, आप लोगों को अगर देख सकते हो, मैंने सवाल में ये दिया, बस एक बार सीख जाओगे ना कंसेप्ट को, फिर बहुत इजीली कर पाओगे, सारे एग्जांपल कर लोगे। यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो अब हाइब्रिड क्या होता है बेटा? हाइब्रिड बनाओ, ये हाइब्रिड बनाओगे तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? सभी कॉन्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करना है। क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड है कि नहीं है बेटा? बोलो बेटा, यहाँ पाई बॉन्ड है कि नहीं? यहाँ बना दिया। इस स्ट्रक्चर में यहाँ आया है तो यहाँ भी दिखा दिया, इस स्ट्रक्चर में यहाँ भी है तो यहाँ दिखा दिया मैंने डेड 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 से, और यहाँ पर नेगेटिव आया है तो यहाँ पर पार्शियली डेल नेगेटिव दिखा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव आया है तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव दिखा दिया। ये इसका हाइब्रिड हो गया। इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और इन दोनों को बोल देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर तुमसे कोई पूछे इस मॉलिक्यूल की या इस कंपाउंड की क्या बनी, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, तो क्या बोलोगे बेटा? 2, और ये हाइब्रिड बन गया। समझ आ गया सभी को बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, नाइस। अब देखो आगे, अगर मैं दूसरा केस लूं, ये पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज आर ऑल्टरनेट, जैसे मान लो सेकंड केस, ये पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट, बताओ बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यस और नो? इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करोगे? कौन इलेक्ट्रॉन देगा उसको? अगर वो रेजोनेंस में है तो रेजोनेंस में क्या होगा? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि इजीली ब्रेक होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपेरेटिवली, यस और नो? तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी? यहाँ पर क्या आ जाएगा? पीछे पॉजिटिव चार्ज,
यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, और यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा, उसने गेन कर लिया। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी बेटा इसकी, 2 स्ट्रक्चर बन जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। अगर इसका हाइब्रिड बनाना चाहोगे तो क्या बनेगा, हाइब्रिड क्या होगा, CH2। एक सेकेंड बेटा, कोई आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, अब बोलो। तो CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, डबल ओवर डेड डैश से बना दोगे, इधर भी डेड डैश आएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा, तो इस पर भी डेल पॉजिटिव आया, तो एक बार डेल पॉजिटिव इस पर दिखा दोगे, इस पर भी डेल पॉजिटिव आया, इस पर भी डेल पॉजिटिव दिखा दोगे, ये हाइब्रिड हो गया। समझ आया बेटा सभी को। हाँ, अब देखो थर्ड केस, थर्ड केस की बात करता हूं। ये पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज आर ऑल्टरनेट, सिमिलरली जैसे पॉजिटिव चार्ज था, सिमिलरली ऐसा हो जाएगा। देखो बेटा, एक बार आप रेजोनेंस के जितने भी केसेस आ रहे हैं सारे समझ जाओगे ना बेटा, आई एम डैम श्योर, है ना, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्पल्स आप बहुत इजी वे में समझ पाओगे। बस आप खाली कॉन्सेप्ट को समझते जाओ, है ना, आपके लिए सारे एग्जाम्पल सिंपल हो जाएंगे। बोलो बेटा, किधर से किधर रेजोनेंस होगा। अब इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इधर चार्ज की डेंसिटी क्या है बेटा, ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा है, तो रेजोनेंस किधर से किधर होगा, राइट टू लेफ्ट, तो वो गेन करेगा, तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। समझ आ गया सभी को। हाँ, इधर से नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाए, तो वो पहले न्यूट्रल हो जाएगा, देखो ब्लू कलर वाला न्यूट्रल हो गया सभी को, तो इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब हाइब्रिड बना सकते हो ना, हाइब्रिड बनाने की तो दिक्कत नहीं आएगी अब। हाँ, ऐसे ही एक, अब नेक्स्ट और केस देख लो, चौथा केस की अगर मैं बात करूं, कि पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर आर ऑल्टरनेट, जैसे मान लो मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH OH, और ऑक्सीजन के बाद लॉन पेयर होते हैं 2 आउटर मोस्ट शेल में। बताओ, इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है इन फॉर्म ऑफ फ्री लॉन पेयर है, तो इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है ऑर्बिटल में, क्योंकि देखो एक तो था बॉन्ड पेयर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होते हैं लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिटल में, है ना, फ्रीली रहते हैं, लेकिन बॉन्डेड जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं। तो आप मुझे बताओ, पहले फ्रीली इलेक्ट्रॉन को इजीली ट्रांसफर करवाया जा सकता है कि बॉन्डेड को, फ्रीली को। हाँ, क्योंकि वो सराउंडिंग से एनर्जी लेके, है ना, सामने ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, पहले उसको एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, फिर वो अपने फ्रीली इलेक्ट्रॉन में आएगा, फिर उसको वो ट्रांसफर करेगा सामने वाले को। तो ये लॉन पेयर जो है, लेकिन सराउंडिंग से एनर्जी लेके सामने वाले को फ्रीली एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। समझ आ रहा है बेटा सभी को यहाँ पर। बहुत बढ़िया, नाइस नाइस। इसका मतलब अगर लॉन पेयर इसको ट्रांसफर करेगा तो ये गेन करेगा। अब आप लोग मुझे बताओ बेटा क्या आएगा, बताओ। CH2 पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये सिग्मा सिग्मा आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ OH आ जाएगा। एक लॉन पेयर तो एजिटीज है, और एक ऑक्सीजन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये 2 इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। समझ आ गया सभी को। हाँ, अभी थोड़ी देर में मैं बात करूंगा कि विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल, समझ रहे हो, वो भी मैं समझाऊंगा। और उसके बाद तीसरा कंडीशन और समझाऊंगा कि किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जितनी अच्छी होगी, मतलब जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा हाइब्रिड के अंदर, वो उसकी वजह से रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यस और नो बेटा। हाँ, अच्छा एक चीज और है। अच्छा, अगर मैं एक चीज का अगर आप लोगों को नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, वो मैं आगे उसकी बात करूंगा, कोई बड़ा बात नहीं है, वो तो समझ में आ जाएगा। बट एक चीज, अच्छा ये हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो इसी एग्जांपल में आप लोगों को दिख रहा होगा कि जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, OH है। देखो डाउट, बहुत बहुत लोगों को ये डाउट आता है जनरली कि एक आपने सर ये वाली स्ट्रक्चर बनाई, और फिर आपने ये बनाया नेगेटिव चार्ज सिंगल CH डबल बॉन्ड OH, और ये लॉन पेयर हो गया, और आपने बनाया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोग आप बच्चों के जनरली ये डाउट आता है कि सर, है ना, आप तो बोलते हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए या रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के लिए, है ना, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर,
यस और नो बेटा? तो इसका मतलब, हाँ, तो इस मैं तुमसे पूछूं अगर बेटा बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, तो क्या आएगा बेटा? नहीं हाइब्रिडाइजेशन, हाँ sp2, बहुत बढ़िया। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगा? sp2 आएगा। लेकिन अभी इसका क्या आ रहा है ऑक्सीजन का? दो लॉन पेयर और दो सिग्मा, sp3, बहुत बढ़िया। क्या आएगा? sp3। अच्छा अभी रुकना, अभी मैं इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ। हाँ, अभी मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा इसका बताओ मेरे को, नेक्स्ट वाले का, इस वाले का क्या आएगा? इस वाले का क्या आएगा? एक लॉन पेयर, दो सिग्मा, पाई को तो कंसिडर नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि पाई बॉन्ड तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। यस और नो? हाँ, तो इसका क्या आएगा? एक लॉन पेयर, दो सिग्मा, बोलो। sp2, बहुत बढ़िया। इसका भी क्या आएगा? sp2। और इसका भी क्या आएगा? इसका क्या आएगा, बोलो बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं सिखाऊंगा सारों का, चार्ज का भी सिखाऊंगा कैसे निकालना है। अभी कंफ्यूज मत हो, पहले होल्ड करो। अब देखो बेटा, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका sp2 है प्लेनर होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे ये जो लॉन पेयर है ना तुम्हारा, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, दिस लॉन पेयर इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड का निर्माण कर दिया, कर रहा कि नहीं कर रहा बेटा? एक पाई और एक सिग्मा, है ना, तो सिग्मा तो ऑलरेडी था ही वो, है ना, अब पाई का निर्माण कर दिया, तो पाई का निर्माण करने से अब वो पाई बॉन्ड आ गया, तो ये लोन पेयर इज पार्टिसिपेटिंग रेजोनेंस, इट मींस इफ रेजोनेंस में अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंसीडर इन हाइब्रिडाइजेशन दैट पर्टिकुलर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। या स्टेरिक नंबर में, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, ये लोन पेयर ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 आया, यस और नो? तो इसका मतलब ये लॉन पेयर तो ऑलरेडी बिजी है रेजोनेंस बनाने में, मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड का निर्माण करने में बिजी है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये तो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब तुम उसको स्टेरिक नंबर में काउंट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में तो, हाँ हाइब्रिडाइजेशन तो वही इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर या सिग्मा सॉरी पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर पाओगे जो स्टेबलाइज्ड है, स्टेबल है ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी पाई बॉन्ड में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ sp3 होगा कि sp2 होगा इसका? sp2। समझ आया कि नहीं है ना? तो इस चीज का बेसिक कंसेप्ट का ध्यान रखना आप लोग। हाँ, तो ये ध्यान रखना, तो मैं सिंपली अगर मैं बोल रहा हूँ, इफ लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज, है ना, मतलब इफ ए नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस, देन इट विल नॉट कंसिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ गया सभी को यहाँ पे? हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे ही अब नेक्स्ट चीज की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट केस, इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज एडजेसेंट टू लॉन पेयर, क्या बोला मैंने बेटा? इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज एडजेसेंट टू लॉन पेयर, तो इसका मतलब जैसे मान लो CS2, दिख रहा है सभी को? हाँ, अब ये लॉन पेयर, बोलो भाई किसको किधर से इलेक्ट्रॉन देगा? पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा डायरेक्टली? तो क्या बनाएगा? CS2 डबल बॉन्ड, और क्या आ जाएगा? NH2, नाइट्रोजन पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो हाँ, इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे? ये लॉन पेयर जो है ऑलरेडी कार्बन की वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दिए, इसे ही बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा? बैक बॉन्डिंग मतलब डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करवाना। और एक्सेप्टर, लॉन पेयर एक्सेप्टर मतलब ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये वाला लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है,
मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको, और ये लुईस एसिड की तरह, क्योंकि उसके पास एक तो उसके पास ऑर्बिटल वैकेंट है पी, दूसरा एक्सेप्ट करने के लिए लॉन पेयर की जगह भी है वैकेंट ऑर्बिटल में, लॉन पेयर एक्सेप्टर इज लुईस एसिड। समझ आ गया बेटा यहाँ पे सभी को? हाँ, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इज एडजेसेंट टू लॉन पेयर, तो उनके पास वो भी होना चाहिए। दूसरा, इफ नेगेटिव चार्ज इज एडजेसेंट टू वैकेंट ऑर्बिटल, लास्ट केस है बेटा, क्या बोला मैंने? इफ नेगेटिव चार्ज इज एडजेसेंट टू वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, CH2 नेगेटिव और क्लोरीन, क्लोरीन के पास 2-3 लॉन पेयर है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में। समझ आ गया बेटा? अब देखो ध्यान से, बहुत लोगों को ये केस समझ नहीं आता है, बट मैं तो आपको सिंपली सारा रेजोनेंस स्क्रीमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन शॉर्ट पढ़ा दे रहा हूं। तो आप लोग मुझे बताओ कि अब नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर में तो रिपल्शन होना चाहिए था, यस और नो? हाँ, लेकिन रिपल्शन के लिए तो क्या है, वो तो अपनी ऑर्बिटल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये लॉन पेयर जो है अपनी ऑर्बिटल में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है। लेकिन इसके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, यहाँ पे क्लोरीन के पास कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, पता है कि नहीं पता? अगर क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है बेटा, बोलो, अभी पता लग जाएगा, लिखो क्या आएगा, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, अच्छा उसके बाद 4s और 3d आती कि नहीं आती, 3p के बाद 3d भी तो होती है ना। तो इसका मतलब इसकी सेम शेल की डी सब शेल वैकेंट है कि नहीं है? तो इसका मतलब नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा तो डी तो वैकेंट है, तो वो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है कि नहीं रखता? हाँ, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे हो सर ये लॉन पेयर, आप नेगेटिव चार्ज से लॉन पेयर की तरफ जा रहे हो, इधर से इधर क्यों नहीं जा रहे हो? क्लोरीन से कार्बन की तरफ क्यों नहीं जा रहे हो? देखो इधर कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड के हो गए, 2 2 4 हाइड्रोजन के हो गए, टोटल 6, और नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए, है ना? तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोग सोचोगे सर क्लोरीन का भी तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन बेटा मैंने बोला था ऑक्टेट कंप्लीट हो चाहे ना हो, लेकिन अगर वैकेंट ऑर्बिटल है एक्सेप्ट करने के लिए, लॉन पेयर एक्सेप्टर के लिए, तो वो आराम से एक्सेप्ट कर सकता है, यस और नो? बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप मुझे बताओ जो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है वो किधर से किधर होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? बोलो, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बहुत लेफ्ट टू राइट, बहुत बढ़िया, नाइस, लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव चार्ज से क्लोरीन के वैकेंट में, येलो वाला डायरेक्शन दिख रहा होगा सभी को, है ना? तो इसका हाँ, तो इसका मतलब क्या बनेगा, अब इसका हाइब्रिड बनाओगे तो क्या बनेगा, CH2 फिर डबल बॉन्ड, क्लोरीन के लॉन पेयर वही है एज इट इज, है ना? और उसके ऊपर चार्ज क्या जाएगा क्लोरीन पे, गेन करेगा तब नेगेटिव, आइए नहीं आया? इसे बोलेंगे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, इसे बोलेंगे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। सबको समझ आ गया? एक बार रेस्पॉन्स दे दो 1 by 1 फटाफट बेटा, इज फटाफट, बाकी लोग भी दे दो। हाँ, तो अब देखो, ये तो रही तुम लोगों की, है ना, जो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट की, मतलब इफ वैकेंट ऑर्बिटल इज एडजेसेंट टू इलेक्ट्रॉन रिच एटम, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कुछ और चीजों की। अगर मैं बोलूं बेटा कि कंपैरिजन मुझे बताओ, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन ए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल, क्या बोला मैंने बेटा? सवाल तुम्हारा यहीं से ही आएगा, जीओसी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहीं से ही आता है कि कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन ए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल, है ना? तो इसका मतलब आप लोग मुझे बताओ, किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर जितने ज्यादा होंगे, चलो मैं एक एग्जांपल से बात करता हूं, देखना ध्यान से बेटा। अगर मैं आपके एक एग्जांपल से बात करूं तो जैसे CH2 अलग कलर से बना देता हूं, पहले एक काम करता हूं, आवाज आ रहा है बेटा किसी का? हवा आ रही है बहुत ज्यादा? हाँ, अभी कम होगी।
अब बताओ मुझे, ये एग्जांपल आप लोगों के पास, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा बेटा, किधर से किधर होगा बोलो रेजोनेंस, लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा? बताओ बेटा, राइट टू लेफ्ट होगा। क्यों? इंडक्टिव में हम पढ़े हैं, इंडक्टिव में सीओ का माइनस साइन लग रहा है, उस हिसाब से है ना, सीएचओ का, तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा स्लाइटली। बहुत बढ़िया, नाइस। इसका मतलब ये रेजोनेंस होगा, तो क्या बनेगा इसका, CH2, उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इधर आ जाएगा CH, डबल बॉन्ड CH और O माइनस। समझ आ गया सभी को यहां तक? समझ आ गया बेटा यहां तक सभी को? हाँ, अब आप लोग मुझे बताओ, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल? कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? अब आप सिंपली देख सकते हो, अगर नहीं याद है, नहीं कंसेप्ट पता, तो देखो सिंपली आप लोग देख सकते हो, है ना, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल इन विच ऑल एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट। क्या बोला मैंने बेटा, कि वो वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल होगी जिसमें सारे के सारे एटम्स जो है हैव कंप्लीट ऑक्टेट, या फिर इन अनदर वर्ड्स में आई कैन से कि मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। सही बात है, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। देखो एक पाई बॉन्ड यहाँ है और एक पाई, सिग्मा बॉन्ड तो उतने ही है जितने इधर है, लेकिन पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा इसमें कितने हैं, 2 है, और इधर पाई बॉन्ड कितने है बेटा, 1 है। समझ आ गया बेटा सभी को यहां तक? हाँ, तो अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना, एक्स्ट्रा बॉन्ड है कि नहीं है इसमें, तो एक्स्ट्रा बॉन्ड की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ी इसकी बेटा, है ना? अरे भाई बॉन्ड जितना होगा, जितने ज्यादा मोल, एक सिंपल आप बात करते हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है बेटा बताओ? 3 बॉन्ड की, 2 बॉन्ड की, 1 बॉन्ड की? 3 बॉन्ड की। उसके बाद किसकी होती है, 2 बॉन्ड की, उसके बाद 1 बॉन्ड की। हाँ, तो सेम वही तो चीज है बेटा, सेम सेम चीज है। इसका मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी बेटा? बहुत बढ़िया। तो अब बताओ किसकी स्टेबिलिटी, इन विच, इन दोनों में से किसकी